गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इष्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम प्रतिदिन प्रस्तुत किया करते हैं और लघु पंचांग का यह जो प्रतिदिन प्रस्तुत होता है, नित्य प्रस्तुत होता है, उसका यह लघु इसका यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफल पूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बलन, इसका नाम है। सितारे इसमें करते काम है। सितारे के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, चंद्रमा के गोचर से संबंध है और नक्षत्र विभिन्न नक्षत्रों के रूप में जन्मे जातक के लिए उनके अनुरूप कैसे देखें। तारा बलन तो पहला आज के बारे में है, लेकिन तारा बलन का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति से हमें पूरे जीवन काल के बारे में पता चलता है कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह हमारे लिए चुनौती लेकर आएंगे और जिससे हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं और चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार हो। काफी उपयोगी है क्योंकि इससे ग्रहों के बारे में, जन्म कुंडली के ग्रहों के बारे में भी जान सकते हैं और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक जिनसे हम जुड़ते हैं वे हमारे लिए कितने फलदायी होंगे, विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। तीसरा भाग राशि चंद्र बलन, इसका नाम है। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जी हाँ, चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में होते हैं उसी से यह देखा जाता है। और चौथा भाग चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है कि हम जो भी कार्य करते हैं जीवन में शुभता चाहते हैं। चौघड़िया मार्गदर्शक के रूप में हमें बताता है शुभ और अशुभ काल। काफी उपयोगी है। हिंदी और अंग्रेजी में भी इस पर हमारी वीडियो अलग से प्रस्तुत है, आप उसे देख सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत है। पांचवा अंतिम भाग अंकों की दुनिया से संबंधित। अंकों का चमत्कार। हम जब जन्म लेते हैं ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं जन्म तिथि के रूप में और वे अंक निरंतर कार्य करते रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ अंक हम अर्जित करते हैं, वे भी निरंतर कार्य करते हैं। अब अंकों में आपस में सामंजस्य की कमी के कारण या कहें अंकों की सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के कारण हमारे लिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों फल देते हैं। आवश्यकता है अंकों को उन्हें जानना, उन्हें पहचानना, उन्हें समझना और सकारात्मक अंकों का सही उपयोग करके शुभता बनाए रखना, नकारात्मक अंकों से बनाए रखना। इस प्रकार अंक कार्य करते रहते हैं जब तक हमारी सांस चलती है। तो सांस का चलने का आरंभ से लेकर सांस रुकने तक का अंक कार्य करते रहते हैं। इसलिए अंकों का चमत्कार जरूर देखें। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। इतना ही नहीं, अंक बोलते भी। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोलते, इसी प्रस्तुति में इस प्रकार 5 भाग हम आपके लिए लाए हैं, संकलित करके संजोकर आपके लिए उपयोगी बनाकर। आप इसे कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। विद्या बांटने के लिए, धन संचय करने, इस विद्या का समुचित प्रचार प्रसार में सहयोग हेतु आपसे आग्रह है कि इसे अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग साझा करें ताकि वे भी हमारी प्रस्तुतियों से लाभान्वित हो सके। इसी के साथ चलते हैं प्रस्तुति में और प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। पंचांग से यात्रा आरंभ करते हैं। पंचांग आप बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ को जानने का माध्यम है, लेकिन पंचांग के 5 ओर हमें विभिन्न रूप से शुभता प्रदान करते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि देता है। तो आप इनकी नहीं स्मर, इसलिए ये इनसे शुभता प्राप्त करने हेतु
और शुभता लगातार प्राप्त करने हेतु निर्बाध रूप से इन्हें स्मरण करना नितांत आवश्यक। और स्मरण करने का माध्यम यह श्लोक, तिथि च श्री करम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल भुक्तम। इसे जितनी बार हो सके स्मरण करना चाहिए, और स्मरण करने के पश्चात पंचांग का श्रवण भी करना चाहिए, जिस जो पुराणों में लिखा है उसे गंगा स्नान को मिला। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है। हमारे शरीर और जलीय राशियां जन्म कुंडली की जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि जलीय राशि में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं और इसकी शुभता प्राप्त होती है। इसलिए पंचांग का स्मरण करने के बाद श्रवण भी करना चाहिए और इससे शुभता प्राप्त करनी चाहिए। पंचांग की उपयोगिता और महत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, महत्ता और इसके जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, जीवन में वो सफल और समृद्ध बनाए और जीवन में सुखता बनाए रखें। इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग में, और पहले भाग में जाने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते चलते हैं, और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। आज का दिनांक 23 जून 2026, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 शताब्दी और कलयुग का 5127 भाव। आज का सूर्योदय 5 बजे और सूर्यास्त 6:44। जी हाँ, आज का सूर्योदय 5 बजे और सूर्यास्त 6:44 पर और सनराइज एट 5 AM एंड सनसेट एट 6:44। आज सूर्यदेव की स्थिति उत्तरायण, मध्यान्ह 3:11 तक। आज और चंद्रोदय 1:05 अपराह्न में, चंद्रस्त 11:29 रात तक। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में सुखता। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि अपराह्न 4:39 तक, नौमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद 10वीं जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र दिन के 11:54 तक हस्ता, उसके बाद चित्ता। और आज का दिन का आरंभ हस्ता नक्षत्र के तीसरे पद से प्रातः 5:27 तक रहता है। वो चौथा पद दिन के 11:54 आरंभ होता है। उसके बाद चित्र नक्षत्र का पहला पद जो कि संध्या 6:22 तक रहता है। दूसरा पद देर रात्रि, मध्य रात्रि कहे 16:52 तक, और तीसरा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद, यानी कल का सूर्योदय चित्र नक्षत्र के तीसरे पद। योग दिन के 10:13 तक वरियान, उसके बाद परे अपरा और कर्ण अपराह्न 4:39 तक कौलव। तत्पश्चात पूरे दिन पूरे रात कल के सूर्योदय के तक तैतिक। महत्वपूर्ण ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को स्मरण करते हैं। उन्हें याद करके ये देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है, उनकी शुभता कैसी है, जो कि रुद्राभिषेक में काफी उपयोग होता है। भोलेनाथ आशीर्वाद देने में कितने आज सक्षम। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक नौमी तिथि है तब तक, यानी अपराह्न 4:39 तक भोलेनाथ माँ गौरी के सानिध्य हैं, जो कि सुखप्रद है। उसके बाद भोलेनाथ समास्थल पे जाते हैं तो नहीं है। जी हाँ, शुक्ल पक्ष दशमी में भोलेनाथ सभास्थल पर होते हैं, जो कि शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की महत्वपूर्ण पंक्तियां। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। और अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से
मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी हम सब पार कर सकते हैं, क्योंकि बाधाएं हमारे जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। आइए महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं, और महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:24 से 12:19 दिन तक, अमृत काल प्रातः 5:31 से 7:13 प्रातः तक, रवि योग दिन के 11:54 से कल प्रातः सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:09 से 3:04 अपराह्न तक, गोधूलि विला संध्या 6:42 से 7:03 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:31 से मध्य रात्रि 12:12 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निश्चित मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 3:18 से 5:01 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 11:52 से 1:35 अपराह्न तक, यमगंत प्रातः 8:25 से 10:09 दिन तक, और वज्र मुहूर्त रात्रि 8:35 से 10:20 रात्रि तक। और ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति की तरफ आपको ले चलते हैं। आज आज मंगल देव, बुध देव और बृहस्पति देव अंश के अनुसार बाल्य अवस्था में है, क्योंकि ये तीनों राशि परिवर्तित। मंगल देव 30 तारीख को, बुध देव 22 तारीख। इस प्रकार ये बाल्य अवस्था। और इस तरह से देखें, मित्र नक्षत्र में, मित्र की राशि में, ग्रह की राशि में 2-3 ग्रह, शत्रु ग्रह की राशि में 3 ग्रह, और सम राशि में ग्रह की राशि में 3 ग्रह। और कल तक जो अपनी राशि में ग्रह की संख्या हुआ करते थे, आज सबसे ज्यादा ग्रह चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा की राशि में ग्रह 3 ग्रह हैं। बुध की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। ग्रहों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, चंद्रदेव, राहुदेव, केतु देव। बुधदेव और राहुदेव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं। शुक्र मंगल स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, न किसी नक्षत्र और राशि का राशि परिवर्तन। तो अब इसके साथ ही आपके समक्ष हम लेकर आए हैं कुछ सूचना के नक्षत्र परिवर्तन और ग्रहों के वक्रत्व की स्थिति आपके समक्ष, आपके सूचना प्रस्तुत। दूसरे भाग में आपको लेकर आए, दूसरा भाग ताराबलम इसका नाम है। ताराबलम के समक्ष इसमें सितारे करते काम है। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों का हॉरिजॉन्टली जो काम है वो चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल नक्षत्रों के नाम है हमारा आपका जन्म नक्षत्र। ये दोनों लाइनें जहां मिलती है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, जो आज के चंद्रमा के नक्षत्र गोचर से संबंध है, और वही फल होता है। जी हाँ, दोनों लाइनें जहां मिलती है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, वही हमारा प्रतिफल होता है। यदि आज का फल संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र हो, शुभता की तरफ संकेत देते हैं, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्यों में को करते हुए नए कार्यों का हम आरंभ कर सकते हैं। वहीं इसके विपरीत यदि जन्म, विपत, प्रत्यधिक और नैधन्य है, तो अशुभता की तरफ संकेत देते हैं, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्यों को आरंभ करने से नहीं। ताराबल मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार ग्रह के मन नक्षत्र ही होते हैं, यानी नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन सी ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे? इसके लिए 27 नक्षत्र को सूचीबद्ध की जाती है, सारणीबद्ध की जाती है। 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है, और हर श्रेणी से इस तरह से जो सारणी आपके पास प्रस्तुत है उसमें रखी जाती है। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है, और यहीं से ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा जाता है। यानी पहला ग्रह केतु देव, इन्हें हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। दूसरा ग्रह शुक्रदेव, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, और इसी क्रम में घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध देव को 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, और सारणी इस तरह से बनती है।
अब हम फलित कैसे करें, इसके लिए हम जो सारणी है उसमें से अपने जन्म नक्षत्र को पहचानते हैं। जी हाँ, जन्म नक्षत्र को चिन्हित करते हैं और फिर शीर्ष की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा ग्रह बनता है, शीर्ष में ग्रह का नाम लिखा हुआ, यानी नक्षत्र स्वामी, यही हमारा पहला ग्रह बनते हैं। हमारी जीवन यात्रा इन्हीं के ग्रह के अधीन आरंभ होता है। ये हमारे पहले ग्रह होते हैं, गणना यहीं से आरंभ होती है। ये पहला ग्रह से गणना होती है, फिर घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं, और फिर केतु से यात्रा आरंभ करके जो हमारा पहला ग्रह है उसके ठीक पिछले ग्रह पर हम रुकते हैं, वहां तक गणना करते हैं। पहला ग्रह जो होता है, इसी के इसी की महादशा में हमारा जन्म हो। जी हाँ, इसे जानने के लिए थोड़ा सा जन्म कुंडली को देखें, विंशोत्तरी दशा को। जब देखेंगे तो आपके ग्रह के नाम से जो अवधि है वह दिखाएगा कि कितने वर्ष इस दशा की अवधि रहेगी, यानी इनका फल कितने दिन तक हमें प्राप्त होगा, या इन्हें कितना दिन हमें भोगना होगा। इसे भोगांश भी कहा जाता है, शेषांश भी लिखा जाता है। अब प्रश्न उठता है, मान लीजिए कि इन्हें 1 साल 11 महीना 15 दिन होते हैं, लेकिन सूर्य की महादशा में जातक का जन्म हुआ है, और सूर्य की दशा 1 साल 11 महीना 15 दिन भोगने हैं, लेकिन सूर्य की महादशा 6 वर्ष, यानी 4 वर्ष 15 दिन ये पिछले जन्म में भोग कराए हैं। क्लियर कट ये है, साफ इससे तात्पर्य होता है कि जिस ग्रह के नक्षत्र में, जिस ग्रह के महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है, उसी ग्रह की महादशा में पिछले जन्म में हमारा देह त्याग हुआ होता है। इसलिए इस ग्रह का संबंध हमारे पिछले जन्म से होता है, और इसलिए इसे जन्म नक्षत्र को, जन्म ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में रखते हैं, और उसे उससे शुभता कम ही प्राप्त होती है, पीड़ा ज्यादा होती है। और उसके बाद दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नवां ग्रह जो बनते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। तीसरा, पांचवां, सातवां ये अशुभ फलदायी होते हैं, और इनकी शुभता और अशुभता की इंटेंसिटी, मात्रा, जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ये बढ़ती है। अब हम इससे हम कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, इसकी सूची को बना सकते हैं। और जब वह बन जाता है तो योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों की दशा, अंतर दशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं अशुभता की स्थिति में मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार। जी हाँ, मानसिक रूप से हम तैयार होते हैं चुनौती का सामना करने। इस प्रकार यह काफी उपयोगी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली में शुभ ग्रह से कैसे शुभ फल प्राप्त किया जाए, यह हम समझ सकते हैं। दूसरा ग्रह मान लीजिए संपत्ति का है। संपत्ति ग्रह जहां बैठे हैं, दूसरा ग्रह जहां बैठे हैं जन्म कुंडली में, उस ग्रह से संबंधित भाव और राशि से संबंधित कार्य करने से संपत्ति का लाभ होता है। इसी प्रकार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे विभिन्न रूप से फल देते हैं। शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होते हैं, अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभकारी। तो इस प्रकार नवतार चक्र पद्धति हमारे लिए काफी उपयोगी पद्धति बन जाता है, और इसलिए इस पर अलग से वीडियो हम बनाकर यूट्यूब में आपके लिए हमने रखा, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र भाई हनुमान की कुंडली की चर्चा आपसे देखें ना। चलिए आगे बढ़ और देखते हैं कि ये जो संपत्क्षेम साधक मित्र अतिमित्र है वे कैसे फल देते हैं, विपत प्रत्यरी नैतन कैसे फल देते हैं, उनके सारणी आपके समक्ष। जी हाँ, शुभ तारे का शुभ फल आपके समक्ष पहली सारणी में, और दूसरे सारणी में अशुभ तारे और कठिनाई और संघर्ष वाले होते हैं। इनके ये किस प्रकार की कठिनाइयां और परेशानियां देते हैं, यह सभी एक जगह सूचीबद्ध आपके लिए, इसे आप देखें लाभान्वित। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं वापस तारापुर। आज का चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं वे हस्ता नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि दिन के 11:54 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र गोचर करेंगे, और इसका फल आज कहें तो पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पूर्वार्ध जो 11:54 का समय है वह थोड़ा ज्यादा पीड़ादायक होगा, और उसके बाद पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए परेशानी बढ़ सकती है।
इसे ध्यान से अनुपालन करें और सावधानी। वहीं आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दोनों का जो अवधि है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों शुभकारी। इसी के साथ ही हम आपको ले आए हैं राशि के अनुसार आज कैसा फल होगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं और कन्या राशि में भ्रमण करने के कारण जो शुभता है वो इस प्रकार है। मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातकों के शुभता के संकेत नहीं है। और इसके साथ ही हम आपको ले आए चौघरिया। चौघरिया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। कोई भी कार्य को करने के लिए, कोई भी जो भी कार्य हम करते हैं, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो भी हम कार्य करते हैं उसे शुभता चाहिए। जी हाँ, चाहे वो पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, पूजा पाठ से कार्य हो या पहली बार। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता या नहीं देख पाया हो किंतु कार्य में तो शुभता चाहता है, तो कम से कम चौघरिया हो। चौघरिया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं, लाभान्वित। जी हाँ, संक्षेप में यहाँ चर्चा करें। कुल 8 चौघरिया दिन के होते हैं, 8 चौघरिया रात के होते हैं। यहाँ 8 चौघरिया दिन के, 8 चौघरिया रात के, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। 7 दिनों से संबद्ध करने के लिए इन चौघरिया का 7 चौघरिया का नामकरण हुआ। और 7 चौघरिया, पहला चौघड़ी जो होता है वही अंतिम चौघड़िया हो करता है। और इस प्रकार 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है। साप्ताहिक दिनों के ग्रह, शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। जो जो अलग जिन्हें अलग अलग कार्य अधिकृत किए गए हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए उपयुक्त होते हैं। अलग अलग फल क्षेत्र में ये फल शुभ फलदायी होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। इसलिए 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, साप्ताहिक दिनों के ग्रहों से, शासक ग्रहों से और उनके अधीन निमित्त कार्यों से। और इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। जब भी हम चौघड़िया देखें तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन में राहु काल, काल बेला, वार बेला से ग्रसित हो सकता है चौघड़िया, रात्रि में मात्र काल रात। अनुभव के आधार पर हमने पाया है दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है, सूर्य देव से शनि देव नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित है। ठीक उसी प्रकार रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव नाराज, बुध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। और इस प्रकार किसी भी रात में कोई अन्य चौघड़िया अशुभता से अतिव्याप्त नहीं होते, केवल लाभ चौघड़िया होते। जब शनि का चौघड़िया को लें, शनि का चौघड़िया काल चौघड़िया है, प्रतिदिन यह काल बेला से ग्रसित होता है। शनिदेव पापी ग्रह में है, तुम्हें चिन्हित रहते हैं और कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करने को कहा जाता है, किंतु ईमानदारी, सरकार के नियमों का अनुपालन करते हुए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए काफी लाभदायक, क्योंकि शनि कर्म और न्याय के देवता है। वही मंगल देव क्रूर और निष्कारी, कोई शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता, लेकिन मंगल देव शत्रु होता होते हैं, इसलिए शत्रु को पराजित करने के लिए पूरी कार्य इसमें उपयुक्त होते हैं। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पराजित करने के लिए ये काफी उपयुक्त होते हैं। और आज के संदर्भ में देखें तो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए अलग अलग युद्ध क्षेत्र है। विद्यार्थी के लिए उसका सहपाठी, नौकरी पेशा के लिए उनके सहकर्मी, और हमारे शरीर के लिए शरीर का रोग, ये सभी युद्ध क्षेत्र है जिससे हम मंगल के सहारे इसे परास्त कर सकते। तो चलिए आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज मंगलवार का दिन रोग चौघड़िया से दिन आरंभ है, रोग चौघड़िया से दिन समाप्त है। उद्वेग चौघड़िया जो 6:45 से 8:36 तक है वो वार बेला से है। काल चौघड़िया 1:35 अपराह्न से 3:18 तक है, वो काल बेला से है। और शुभ चौघड़िया जो 3:18 से 5:01 तक है वह राहु काल से। इसी प्रकार रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो 8:01 रात्रि से 9:18 तक है वो काल रात्रि। अब हम आपको ले आए अंकों की दुनिया में, जो हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करती है जन्म से लेकर मृत्यु तक। और वे अंक होते हैं 1 से 9। 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य
अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 तक के अंक को देखें और इसी अंक से हम पूरे जीवन काल का फल निकाल सकते हैं और जीवन काल में अंकों का उपयोग कर सकते हैं। शून्य को गणना में नहीं लेते और जब चूंकि एकल अंक में ही हम की चर्चा कर रहे हैं, एकल अंक का ही नहीं ज्योतिष में अंक ज्योतिष में इसका उपयोग होता है, इसलिए 2 अंकों या उससे ज्यादा अंकों का समूह जब भी होता है तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। और यह अंक 1 से 9 तक में 5वां अंक काफी महत्वपूर्ण संतुलित करता है पूर्व और बाद में आने वाले अंकों को। 5वां अंक ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक तरह का लॉटरी अंक होता है, नहीं मिलता क्योंकि यह काफी मजबूत होता है। 1 से 9 तक अंक ये शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से और इन ग्रहों के जिनसे ये शासित होते हैं इन ग्रहों के तत्व गुण ऊर्जा जो अंक ये शासन करते हैं उनमें समाहित होता है। इसलिए इन अंकों को उनके तत्व गुण और ऊर्जा के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिसकी सारणी आपके साथ जन्म लेते हैं। ईश्वर हमें अंक उपहार में देते हैं जो कि जन्म तिथि के रूप में होता है, जिसमें तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकता है, वर्ष 4 अंक होता है। और अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है, इसलिए मूलांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि और माह और वर्ष ये हमारा भाग्यांक के अंदर देता है, भाग्य का अंत देता है और इसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। कल्पना कीजिए ड्राइवर और कंडक्टर बस का, यदि ये दोनों शत्रुवत हो जाए फिर बस का चलना मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार ये ड्राइवर और कंडक्टर का अंक यदि आज शत्रुवत हो जाए तो हमारे जीवन में स्ट्रगल आरंभ से होता है और फिर उसे संतुलित करते हैं ऐसे अंक से जो दोनों के मित्र। तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है। तिथि और माह मिलकर बाहरी व्यक्तित्व बताता है जो जिसे एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहते हैं। और वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अलग में जब परिवर्तित करते हैं, पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं और फिर दोनों में अंक जो अगर 2 से ज्यादा अंकों का होता है तो उन्हें मैं प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं। आपके समक्ष एक जन्म तिथि है जो हमने गूगल से दिया है, शैक्षणिक है। इनका मूलांक 5, भाग्यांक 3, एंजल नंबर 1 और अचीवमेंट नंबर 2 है। जन्म तिथि जब भी हम देखें तो उसमें यदि 11, 22, 33 कहीं भी आते हो तो यह पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध रखता है, मास्टर नंबर कहलाता है। और इसके लिए अलग से थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ती है और उसके लिए अलग से फलित करना होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के आत्मा में जो अधूरे कार्य है वो इस जन्म में करने होते हैं। जो शॉर्टकट पिछले जन्म में अपनाए थे किसी कार्य में वो इस जन्म में वह कठिनाइयां देता है। 13, 14, 16, 19 ये कार्मिक नंबर होते हैं। या ये किसी के जन्म तिथि में हो या गणना में तो वह हमें यह बताता है कि पूर्व जन्म में कर्म द्वारा हमने ऋण उत्पन्न किया था, कर्ज उत्पन्न किया था, जिसे कर्म करके ही इस जन्म में अदायगी कर। यह 13, 14, 16, 19। अब हमें देखना है कि यदि मूलांक और भाग्यांक शत्रुवत है तो कौन से ऐसे अंक है जो अनुपलब्ध है, क्योंकि अनुपलब्ध अंक की ऊर्जा जो है अनुपलब्ध अंकों की ऊर्जा तत्व और गुण की कमी हमें हमेशा पाई जाती है। इसलिए उन अंकों को पहचानना, उन्हें समझना और उनका सही ढंग से उपयोग करना नितांत आवश्यक। आइए देखें इस लूसिफरेट से कि कौन से अनुपलब्ध अंक जातक के साथ हैं और कौन से अंक 2 बार प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि 2 बार से ज्यादा जब प्रयुक्त होते हैं यानी 3 या 3 बार से ज्यादा जब भी प्रयुक्त होते हैं तो सकारात्मक अंक भी नकारात्मक प्रभाव देते हैं। जातक का 4 और 8 ऐसे अंक हैं जो कि अनुपलब्ध है। जातक का जो प्लेन है विल पावर प्लेन 100% है, सभी अंक उसमें मौजूद है और एक्शन प्लेन भी 100% मौजूद है। वहीं थॉट प्लेन में 2 अंक नहीं है, 4 और 8। 9, 5, 7, 6 ये एक बार प्रयुक्त हुए हैं और 4, 8 स्वतंत्र अंक हैं, एक बार भी प्रयुक्त। आइए देखें कि अब हम कौन से अंक इनके लिए उपयोग करें ताकि ये संतुलित हो सके और स्रोत कौन सा होगा।
4, 8, 9, 5, 7, 6 इन अंकों का प्रयोग किया जा सकता है संतुलित कर। और साथ ही स्रोत कौन सा होगा, तो जैसा पूर्व के हम प्रस्तुतियों में जिक्र कर चुके हैं, पहला ग्रह जन्म तिथि जो हमारी होती है ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होता है, और धरती के ईश्वर माता पिता हमें नाम देते हैं, और नाम का अंक हमारे जीवन भर चलता है। जी हाँ, थोड़ी सी दुविधा हो सकती है आपको कि नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आए, तो हर अंकों के अक्षरीय मूल्य हुआ करते हैं, और इन अक्षरीय मूल्य को नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके नामांक निकालते हैं। और आपको यह भी बता दें, नाम का पहला अक्षर काफी महत्वपूर्ण होता है, ऊर्जा काफी देता है, इसलिए उसका सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, और ये मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। नामांक भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए, और अंत में वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल का अंक ज्यादा, कॉन्सोनेंट का अंक कम होना चाहिए नाम। आइए देखते हैं इनका नाम। संजीव बालियान इनका नाम है, ये पॉलिटिशियन है। इनका जो नाम का पहला अक्षर 3 है, और नामांक भी 3 दे रहा है। वॉवेल भी इनके, वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों बराबर, वॉवेल जो है कम है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है। इन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए मूलांक और भाग्यांक का, इनका मूलांक 5 और भाग्यांक 3 है, नामांक भी 3 पर जा रहा है। आइए देखें शत्रुओं को। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8 और 9 के 6, 4, 2, 8। इस प्रकार इनका मूलांक और भाग्यांक शत्रुवत नहीं है। मूलांक, भाग्यांक जो है, मूलांक 5 है, मोस्ट ब्लेसेड नंबर होता है ईश्वर का, और इसे जिसे भी प्राप्त होता है ये संतुलित करता है बाकी के अंकों, और इस प्रकार इनके लिए सभी अंक बराबर है, किंतु 3 इनका भाग्यांक होता है, 3 का शत्रु 6, 6 को इन्हें उपयोग में ज्यादा नहीं लाना चाहिए, और शेष अंक सभी इनके लिए उपयोग। आपके समक्ष एक सारणी हमने रखी है जो हर अक्षरों के शत्रु अंक, हर अंकों के शत्रु अक्षर। आपको यहाँ यह भी बता दें, कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो अपने के शत्रु, कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो अपने के शत्रु हैं, और इसलिए इन शत्रु अंकों को पहचानना नितांत आवश्यक, और इनका रिपीटेशन सही नहीं है। इसी के साथ ही पर्सनल ईयर निकालने के लिए पूरे जन्म तिथि में से वर्ष के अंक को निकालकर वर्तमान वर्ष को रिप्लेस करते हैं, और इनका रिप्लेस करने पर वह अंक 3 बनता है, और रनिंग एज 9 है। दोनों शत्रुवत नहीं है मूलांक और भाग्यांक से, इसलिए इनके ये सूक्ता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं इस प्रकार हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, आइए अंक कैसे बोलते हैं। तो आज का 3 अंक है, और 3 शत्रु मात्र 6 के होते हैं, इसलिए 6, 15, 24 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन होगा। 6 अंक के लिए आज का दिन शुभ है। 4, 13, 22, 21 तारीख को किसी भी माँ के जन्मे जातक के लिए आज का दिन सामान्य होगा, क्योंकि 3 और 4 आपस में तटस्थ। तो अंक कैसे बोलते हैं यह हमने देखा। आइए अब सारणी पूरी प्रस्तुति की। पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें। अपने ग्रहों को पहचानें, समझें और उनके अनुरूप कार्य करें। अनुकूल मुहूर्त में कार्यारंभ कर शुभता सुनिश्चित करें। नक्षत्रों के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं, समझें, उसका उपयोग करें। चंद्रमा मन का कारक होता है, राशियों में भ्रमण हम सबको प्रभावित करती है, और अंत में चौहरिया का मार्गदर्शन हमारे। अंकों को समझें, पहचाने, जीवन में सही अंकों का चयन कर सकारात्मकता सुनिश्चित। और इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति अब अंतिम चरण पर आ गई है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं, जैसा आरंभ में भी हमने कहा था, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साझा करें चैनल को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि उन्हें वे भी लाभान्वित हो सके। और सर, आप नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो तो उसे
यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लें, आपसे विराम लें। इसके पूर्व हम आज के दिवस के देवता मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।